The breast is the most common external identification of femininity. They define our appearance. कड़वा सच, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे शुरुआत में ही स्क्रीनिंग द्वारा डिटेक्ट और ट्रीट किया जा सकता है। It is absolutely possible and in the power of us women. चलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वो सब सुने जो हमें जानना चाहिए। Today we have with us Dr. Kabir Rahmani, surgical oncologist with more than 2 decades of experience in the US and many major hospitals of our country, presently with Fortis Noida. Let's grab all the knowledge we can in this encounter. Breast cancer is the most common cancer affecting women across the world and in India. It also remains the most common cause of death in women because of cancer. India has its own sets of problems when it comes to breast cancer. जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं। तकरीबन 50% केसेस स्टेज 3 में और 15 से 20% केसेस स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि कंप्लीट चांसेस ऑफ क्योर कम हो जाते हैं। जो दूसरा मेजर इशू है वो ये है कि एज ऑफ डायग्नोसिस इंडियन विमेन में यंगर है, तकरीबन 10 साल अर्लियर है वेस्टर्न विमेन के कंपैरिजन में। जो हमारा मीन एज ऑफ डायग्नोसिस है तकरीबन 46 साल के आसपास है। ऑल्सो 48% of our women are diagnosed in premenopausal stage, which has a direct correlation with aggressive nature of the disease and poor outcome. Another alarming statistic is our urban women are 3 times more prone, or this cancer is much more common in the women from our cities in comparison to our rural women, which is in direct correlation with the change in lifestyle that we follow in the cities. Let's start with the risk factors for breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रहते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू आर बॉर्न विद दोस। टॉप मोस्ट रहता है आपका जेनेटिक लाइनिंग, आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट। अगर उसमें कुछ एरर है तो आपका चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीज हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में 5 to 10% आर रिलेटेड टू जेनेटिक malfunction. BRCA1 and 2 genes are example of that. फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी मैटरनल आंट को अगर कैंसर ब्रेस्ट डायग्नोज हुआ है और अर्ली एज में डायग्नोज हुआ है तो आपके चांसेस ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो आपका हार्मोनल प्रोफाइलिंग है। विमेन एंड एस्ट्रोजन सिनोनिमस है। Longer the estrogen cycle, the more are the chances of breast cancer. मतलब आपका अगर मिनार की अर्ली एज में हुआ है, आपका मिनोपॉज लेटर एज में है, तो मतलब आपका हार्मोनल साइकिल लंबा है। ऑल्सो अगर आप नलीपेरेस है, मीन्स आपको अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो आपका चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड बर्थ आफ्टर 30 years ऑफ एज है, उन केसेस में भी रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
आपका बॉडी का इम्यूनिटी और रिपेयर सिस्टम कमज़ोर होता जाता है। तो जो सेल्स कैंसर की तरफ चेंज होते हैं उनका रिपेयर होना मुश्किल होता है और चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाते हैं। जो चौथा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका रेस, आपकी एथनिसिटी। वाइट्स में कॉमन रहता है, इंडिया में पारसी कम्युनिटी में मच मोर कॉमन है। So, are there any modifications that we can make in our lifestyles that can reduce the risk of developing breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन का जो दूसरा कैटेगरी है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, ये हमारे हाथ में। ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या क्या है? आई थिंक सबसे पहले तो हैबिट्स है, हैबिट्स ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। अगर आप उससे दूर रहते हैं तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर, एनी कैंसर, डिमिनिशेस। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है आर द हेल्दी लाइफस्टाइल्स, regular exercising, eating well, eating nutritious diet, maintaining a good body weight. It all aids not only in breast cancer but in any and every cancer. The protective influences, your breastfeeding, अगर आप breastfeeding किए हैं तो उसका protective influence रहता है. Also, early childbirth, अगर आपका पहला बेबी 30 साल से कम उम्र में आपको हुआ है तो इट ऑल्सो हैज़ अ प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस एज फार एज ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट इज कंसर्न। रिस्क फैक्टर्स का होना या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स का होना ये नहीं बोलता है कि आपको कैंसर होगा, ये खाली इतना बताता है कि आपके चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट बढ़ जाता है। 70% ऑफ वुमेन में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं रहता है फिर भी उनको कैंसर होता है। आपके मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो 30 से 50% कैंसर प्रिवेंट किया जाता है। क्यों ज़रूरी होता है रिस्क फैक्टर, नॉन रिस्क फैक्टर्स, मॉडिफाइबल फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे तवज्जो देना? क्योंकि ये सबको असेस करके आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके लिए बेस्ट ब्रेस्ट हेल्थ प्लान बनाता है और इनकेस अगर आपको कैंसर डेवलप होता है तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करता है। अल्टीमेटली कैंसर डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कॉम्बिनेशन रहता है आपका जेनेटिक मेकअप, आपका हार्मोनल प्रोफाइलिंग, आपका एज और इम्यूनिटी सिस्टम और उसके ऊपर मॉडिफाइबल फैक्टर्स। इन सब के कॉम्बिनेशन से ही कैंसर डेवलप होता है। सब कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करो, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जगाओ। ये स्क्रीनिंग जरूरी क्यों है? स्क्रीनिंग का रोल ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि जैसे मैंने बताया 70% ब्रेस्ट कैंसर केसेस हमारे देश में एडवांस स्टेज में आते हैं। आइडियली सिचुएशन में तो अगर आप कैंसर प्रिवेंट कर सकें तो वो तो बेस्ट है, पर अगर आप कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं तो सेकंड बेस्ट थिंग ये है कि आप कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें। प्रॉब्लम अर्ली स्टेज का यह है कि अर्ली स्टेज में कैंसर हो सकता है वो आपको सिम्टम्स नहीं दे, चेंजेस जो उसके रहते हैं बहुत सटल चेंजेस रहते हैं। हो सकता है आपके पास लंप हो जो आप फाइंड नहीं कर सकते या आप मिस कर जाते हैं, या वो लंप पेनलेस होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप उसको मिस कर जाएंगे। इन सिनारियों में स्क्रीनिंग का रोल है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें जब वो डिजीज़ आपको कोई सिम्टम्स या आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही। ये अर्ली स्टेज या तो इनिशियल शुरुआती स्टेट है कैंसर की, या कभी कभी तो ये प्री कैंसर स्टेज में भी डायग्नोस हो जाता है। जितना अर्ली स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोस होगा उतना चांसेस है कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। सैडली हमारे कंट्री में सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे ओनस इंडिविजुअल पर्सन पे है, वो आगे आए, अपने आप को एग्जामिन कराए, स्क्रीनिंग कराए और प्रिवेंट करे कैंसर को।
यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, वो हमसे एक कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हम हर साल स्क्रीनिंग करवाते थे, फिर हमको कैंसर क्यों हुआ। एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि स्क्रीनिंग डजंट मीन प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग मीन्स अर्ली डिटेक्शन। स्क्रीनिंग से आपका कैंसर प्रिवेंट नहीं होगा, स्क्रीनिंग से आपका कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा। उसका एडवांटेज ये है कि ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट और सक्सेसफुल हो सकेगा। If we have to detect something abnormal, we have to be aware of what is normal for our breasts. Let's hear it. The cornerstone in a fight against breast cancer is the concept of breast health. The major difference between a man and a woman is the hormone estrogen. The breast of a woman undergoes cyclical changes throughout her lifetime under the influence of both estrogen and progesterone. She should be familiar with these cyclical changes in the breast and should be able to differentiate between what is normal for her from what is abnormal. A normal finding could be lumpiness, nodularity, or blotting that occurs prior to her periods. An abnormal finding might be a lump in one of the quadrant of the breast, which doesn't changes in the size, which remains there cycle after cycle, probably increasing in size, lately painful, or there might be discharge from the nipple, excoriation around it, or any changes on the skin like redness or dimpling. Any of these changes should be brought to the notice of your caregiver. Let me tell you, most of these concerns are false alarms. They may not be related to cancer, but it's better to have a false alarm rather than sitting over it. Please bring to the notice of your care provider. We women can be shy individuals and won't even go to a female gynecologist for a breast examination. Thus comes the important aspect of self-breast examination. आइए जानते हैं किस एज में करना, कब करना, कैसे करना. The most important aspect of breast health is breast self examination. As I have already talked about, it's very important that a woman is well aware of her breast. Examination can be done in two ways. Easiest is every day when you are taking your bath. When you have applied soap, you can very well examine both the breasts quickly and make a note of any abnormal findings like any lump, nodularity, pain, and then can compare it every day, month after month. By doing this, you will have a very good knowledge about how your breast feels month after month. The second technique which we advise is once a month, preferably after your periods. It can be done either in the lying down position or standing in front of the mirror. When you are examining in the lying down position, suppose if you have to examine the left side of the breast, then you would be using your right hand for the left side and vice versa. If you have to examine the left side, your left arm goes up, comes it beneath your head. Roll a towel, put it underneath your shoulder. Use the flat of the fingers, not the tip. This flat part is very sensitive to examine your breast. Your breast extends right from your underarm till your collarbone, and we have to make sure that you palpate all aspects of the breast. That's why it's very important you go in a systemic manner. Start from one of the quadrants of the breast. Suppose we start from the upper part, come outside, we turn all around, come in. Again, we start again a bit lower down, all around, till the time we come to the central quadrant. In the last, we examine nipple and areola. Throughout this examination, we are making note of any
untoward findings of any lump, nodularity, pain. In the last part of the examination, you squeeze your areola and nipple to note for any secretions. If there is any secretion, you make a note of the quality of the secretion. Similar examination can be repeated for your right side with your left hand. The second part of the examination is standing in front of the mirror. Make a note of the level of the nipple and breast. Very important point to note is both the breast won't be identical. This is a normal finding for everyone, and each one would have his own peculiarity. First thing is that you raise your arms above your head, see the movement up of your breast, how much your nipple areola is moving comparison to the other side. Make a note of any lump which becomes visible or skin teething. Second step is you bend forward and see the falling of your breast. Make a note if one side of the breast is lagging behind. The third part of the examination is you put your hand on your waist, contract the muscle, and again see for any obvious dimpling of the skin, lump. Important point is when to start the examination. Guideline says around 20 years. I would go a step further. I would say whenever our young girls are ready for the examination, they should go ahead. Advantages would be twofold. Number one, they would become familiar with the breast anatomy much earlier, and hopefully, if there are any subtle changes in the breast, they would be able to pick up much better and much earlier. We have all heard about mammographies. It is the diagnostic screening test for breast cancer. Let's get the details. मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग टूल है. इसमें आपको लो डोज रेडिएशन एक्सरे किया जाता है और ब्रेस्ट के एनाटमी इवैल्यूएट किया जाता है. एज रिकमेंडेशंस जो है मैमोग्राफी की वो है 40 साल से ऊपर. 40 से 69 69 ईयर्स तक हम रिकमेंड करते हैं कि हर साल विमेन मैमोग्राफी का टेस्ट लें. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो 70 और उसके ऊपर भी आप करवा सकते हैं. बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैमोग्राफी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो एविडेंस है हमारे पास, वो ये कहता है कि तकरीबन 20 से 35% कैंसर डेथ प्रिवेंट किया जा सकता है. ऑफ कोर्स इसका एडवांटेज 50 से 69 साल एज में ज़्यादा है, 40 से 49 एज में कम है. बट रिगार्डलेस, चूँकि हमारे देश में एडवांस स्टेज इतना ज़्यादा है कि हम लोग हमारा दायरा थोड़ा बढ़ा के 40 से 49 एज को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मैमोग्राफी शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मीन्स आप अपने आप को एग्जामिन करवाएं आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती है, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो सकता है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, जो आपका मेमोग्राफी रीड करे, जो आपको एग्जामिन करे, आपका जो ब्रेस्ट हेल्थ है उसको मैप करे, ताकि आपका ये फ्यूचर कंपैरिजन के लिए ये जो डाटा है उसको इस्तेमाल किया जा सके. यंगर एज ग्रुप में या जिनकी ब्रेस्ट डेंस है उनके लिए मेमोग्राफी इज नॉट द मोडालिटी ऑफ चॉइस. मेमोग्राफी उनके लिए चॉइस का इन्वेस्टिगेशन नहीं है. उनके लिए ब्रेस्ट सोनोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. ये बहुत ही अहम पॉइंट है, एंड एज यंग वुमेन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. Hi, mammography is an age-old process still used in detection of breast cancer even in the modern generation, because it is irrepressible in spite of MRI and CT. To make a mammography a painless procedure or a less painful procedure, first thing is you need to inform the technician whether you have a tense breast or a painful breast, so that she can position accordingly to minimize the pain. Second thing, better to have a mammography 10 days after your menstrual cycle, so that the breasts are not tense.
Two things which has to be done while coming to the mammography. First thing, bring your old reports. Second thing, do not apply any type of powder, moisturizing cream or deodorant during the day of procedure. If we have done our breast self-examinations and mammographies in time, does that mean we do not need to visit a doctor? No, it is essential that we get our checks with the gynecologist or an oncologist. How and when? Let's hear it. Examination by a doctor is a very important aspect of breast health and is a very important step in early diagnosis of breast cancers. This we call it as a clinical breast examination. आइडियली रिकमेंड किया जाता है कि 20 साल से 39 साल की उम्र तक हर 3 साल में आपको किसी डॉक्टर से एग्जामिन करवाना चाहिए। वो डॉक्टर आपका फैमिली फिजिशियन हो सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है या ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है। 40 साल के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि हर साल आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब भी आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई सी भी ऐसी फाइंडिंग जिसके बारे में आप सस्पिशियस हैं या जो आपको अबनॉर्मल लगती है, आपको तुरंत आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके यू शुड गेट इट इवेल्युएटेड, उनको एग्जामिन करने दें। लेट देम कम अप विद देयर फाइंडिंग्स, और अगर उनको लगता है कि उसको और ज़्यादा हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वी शुड डू दैट। If your mammography or screening has shown a suspicious lump, what next? When you visit your oncologist with a suspect breast lump, the first thing that he would be doing after taking a detailed history from you would be a thorough clinical examination. He would be examining your breast, your underarm, the contralateral breast, the abdomen, part of the lower neck. He would be schematically putting all these findings, and he would then ask for either a mammography or sonography breast or both of them. He would also ask for a core-needle biopsy. If your lump is small, then he might ask for a sono-guided biopsy on your lump. If your biopsy report turns positive for cancer, he would want to run further combination of tests to find out whether your disease is localized to the breast or it has gone to other part of the body. This test can be a combinations, either a sonography abdomen, X-ray chest, bone scan, or a CT scan chest and abdomen, or you might just ask for a whole body PET CT scan. Also, he would want to understand your tumor profiling further and might ask for certain more tests to be run on your biopsies. Once he has all these reports in his hand, he would be having a clinico-radiological staging of the tumor. Based on this blueprint of the tumor, he would chalk out the best treatment plan for the tumor and for you. Based on the clinical staging, hormonal profile, and general health of the patient, the oncologist would lay out a treatment plan specific for the breast cancer you have. The treatment modalities include surgery, chemotherapy, radiation, or oral hormonal therapies. Usually, it is a combination of these treatment modalities. If you present in advanced stage, the chances are that we might have to use most of them. अगर आप अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस इसके रहते हैं कि आपकी सर्जरी होगी। अगर आपका हार्मोनल प्रोफाइल फेवरेबल है तो आपको ओरल हार्मोनल पिल्स दिया जाएगा। अगर आपका हार्मोनल प्रोफाइल फेवरेबल नहीं है तो आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़े और एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जिसमें आपका लंप बड़ा है या आपके अंडर आर्म में ग्लैंड्स हैं बट आपको बीमारी शरीर के और किसी भाग में नहीं है, इन केसेस में यूजुअली पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। सर्जरी से रिकवर होने के बाद और कीमोथेरेपी, रेडिएशन दिया जाता है।
अनफॉर्चुनेटली अगर आप एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जिसमें बीमारी शरीर के दूसरे भाग में भी है, इन केसेस में सर्जरी का रोल कम हो जाता है। इन केसेस में मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से होता है। रेडिएशन का रोल भी रहता है, लोकली भी, और उन एरियाज के लिए जहां पे बीमारी जाके आपको तकलीफ पैदा कर रही है, पेन पैदा कर रही है, या आपका सेंसेशंस कम हो रहे हैं उस पार्ट ऑफ द बॉडी में, वहां पे रेडिएशन का रोल आता है। Cancer we can deal with. Losing a breast, can we? It can affect our self-esteem, our sex drives, and the very way we feel about ourselves. Worry not. Nowadays, breast reconstruction surgeries are very much available. Breast cancer is scary. No one understands it like another woman who has gone through it. But there is life after breast cancer. The key is early detection and treatment. Let's screen it, detect it, treat it, and defeat it. For anything gynecological, feel free to call me to the rescue and subscribe to this stream of endless Gyno Gyan. Thank you.